जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं आपका अपना लोकेश कैंसर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सप्रेस विद आकाश में स्वागत करता हूं। एंड बिफोर गोइंग अहेड विद माय वीडियो, लेट मी से सॉरी टू यू ऑल बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम देयर विद यू ऑल राइट नाउ। ड्यू टू सम रीजंस आई वाज नॉट देयर विद यू ऑल। ओके, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन इजीली प्राप्त हो सके। साथियों, आज एक नई वीडियो में आज जिस हम वीडियो को साझा करने जा रहे हैं, इसमें हम नाउन के एक पार्ट केस को समझने वाले हैं। केस होता क्या है, केस के क्या फंक्शन होते हैं, और किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन एज अ केस यूज हो रहा है तो वो कैसे पहचाना जाएगा, उसका क्या रोल होगा, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मली हमारा जो केस होता है, जो नाउन का एक पार्ट है, बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने लिखा है इस चीज को, ठीक है। ये हमारा 4 प्रकार का होता है: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में नाउन केस की तरह काम करता है, ठीक है, तो या तो होगा हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कब होगा? जब वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। मान लो कोई सेंटेंस दिया है, हम इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन वर्ब से पहले आकर के वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो कहलाएगा हमारा नॉमिनेटिव केस। अगर कोई नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा तो वो आफ्टर वर्ब ही यूज होगा। नॉर्मली सी बात है, ठीक है, वो आफ्टर वर्ब भी आएगा तो वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा 2 प्रकार का होता है, या तो वो होगा डेटिव केस के तहत या फिर होगा हमारा वो एक्यूसेटिव केस के तहत, ठीक है। थर्ड पे आता है हमारा पजेसिव केस, जिसको हम नॉर्मली जेनेटिव केस भी कहते हैं। व्हेन अ नाउन डिनोट्स ओनरशिप और पोजेशन, अगर नाउन हमारा ओनरशिप और पोजेशन शो करेगा तो वो हमारा होगा पजेसिव केस, या जिसे हम कहते हैं जेनेटिव केस, ठीक है। ये भी प्राय हम 2 प्रकार से यूज करते हैं। अगर वो लिविंग थिंग है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो हम नॉर्मली पोजेशन और ऑफ का यूज करेंगे। फिर 4th नंबर पे हमने लिखा है वोकेटिव केस, जिसको हम नॉर्मली कॉलिंग केस भी कहते हैं। इसमें लिखा है मैंने, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल और गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन। अगर किसी नाउन को हम, ठीक है, एज अ कॉलिंग और किसी पर्सन के अटेंशन के लिए हम यूज करते हैं तो हमारा वो वोकेटिव केस में आता है, जिसको हम नॉर्मली कॉलिंग केस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, मैं चाहता हूं आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर हम पुनः देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो गाइज, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं आपके लिए। चलिए एग्जांपल को देख लेते हैं और समझते हैं केस को। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है आपके लिए, राधा डांसेस। देखिए, अगर आप किसी सेंटेंस को पार्सिंग करते हैं, सबसे पहले आपको वर्ब पहचाननी होगी। वर्ब पहचानने के कई मापदंड है, जैसे वर्ब की डेफिनेशन ये है कुछ कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज द एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने क्या काम करा, वह कौन सा शब्द दर्शाएगा, वह क्रिया होती है, नॉर्मली वर्ब होती है। चलिए, प्रथम सेंटेंस में मैंने लिखा रहा था डांसेस। यहां पर मैंने इसी बात को समझने के लिए कि यहाँ पे राधा एज ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही क्यों है, इस बात को समझने के लिए मैंने इस सेंटेंस में केवल 2 ही वर्ड लिखे हैं, राधा डांसेस। यहाँ पे डांस हमारा एक्शन वर्ड है, नॉर्मली वर्ब है, और यही वर्ड शो करता है कि राधा ने क्या काम करा। राधा ने क्या काम करा? डांस करा, ठीक है ना। तो अगर मैं इस सेंटेंस से इस वर्ड को रिमूव कर दूं, डिलीट कर दूं, तो आई थिंक हमको इस बात का पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। और अगर कोई सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में अगर कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है तो वह कहलाएगा नॉमिनेटिव केस, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। वैसे सेकंड सेंटेंस है, प्रमोद हेल्प्स मी। प्रमोद मेरी सहायता करता है, ठीक है। इस सेंटेंस में हेल्प हमारी वर्ब है, क्रिया है। इस सेंटेंस में प्रमोद सब्जेक्ट है, हमें कैसे मालूम चलेगा? अगर हम इस सेंटेंस से इस शब्द को रिमूव कर दें, इस वर्ड को रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमको ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि प्रमोद ने क्या काम करा। यही शब्द है जो हमको बताता है कि प्रमोद ने सहायता करी है मेरी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। प्रमोद हेल्प्स मी, सेंटेंस का मीनिंग कुछ ये है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में प्रमोद हमारा सब्जेक्ट है, दैट मीन्स प्रमोद हमारा नॉमिनेटिव केस है,
और हेल्प हमारी वर्ब है, मी हमारा यहाँ पर एक एज अ ऑब्जेक्ट वर्ड यूज हुआ है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि मी हमारा हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी प्राय दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर सुन लीजिए गाइस, ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो लिविंग थिंग होता है, जो लिविंग थिंग होता है वो ग्रामर की भाषा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो ग्रामर की भाषा में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 3 मैंने लिखा है, गौरव गेव अ बुक टू यू। गौरव गेव अ बुक टू यू। गेव हमारे यहां पर वर्ब है, गेव सेकंड फॉर्म है गिव की। इस सेंटेंस में भी अगर मैं इस वर्ड को रिमूव कर दूं तो शायद इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, गौरव अ बुक टू यू, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस सेंटेंस में अगर वर्ब ना हो, सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह बदल जाएगा और सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस हमारा रियल में सेंटेंस की तर्ज पर काम करता है तो उसमें ये कुछ वो इस पैटर्न पे काम करेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कुछ टीचर इसको अदर वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा एडजेक्टिव आ जाता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस नंबर 3 पर आते हैं एक बार फिर। गौरव गेव अ बुक टू यू। गौरव हमारा सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस में गौरव गेव का सब्जेक्ट और हमारा ये नॉमिनेटिव केस है या हमारा सब्जेक्टिव केस भी है। गेव वर्ब है। अब यहां पर गेव के बाद ए बुक टू यू, बुक और यू हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी कुछ सेकंड पहले आपको मैंने बताया था गाइस कि हमारा ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होगा, एक बार फिर सुन लीजिए प्लीज, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लिविंग थिंग होगा, किसका नाम हो सकता है ये। ठीक है, जो निर्जीव होगा वो डायरेक्ट होगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस में, बुक क्योंकि हमारा नॉन लिविंग थिंग है तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यू हमारा एक लिविंग थिंग है तो इसलिए हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर एक बात और समझने की ये भी है कि किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा रहता है और डायरेक्ट बाद में लिखा रहता है, लेकिन मैंने यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, ध्यान देना इस बात पर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर पहले लिखा है और इनडायरेक्ट बाद में लिखा है। अगर किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट बाद में आता है तो इन दोनों के बीच में टू का प्रयोग होगा। ठीक है, टू का प्रयोग होगा। चलिए अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये वर्ब के बाद है और नॉर्मली ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आता है। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ड हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है तो या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा, ये बात भी आप याद रखना। चलिए 4th सेंटेंस लिखा है मैंने, जो हमारा एग्जाम्पल है परेसिव केस का, तो ध्यान देना। 4th सेंटेंस लिखा है मैंने, रेखाज ब्रदर टॉप्ड द क्लास यस्टरडे। सेंटेंस है कि रेखा के भाई ने क्लास को कल टॉप किया था। मान लो कोई टेस्ट चल रहा होगा, ठीक है, कोई टेस्ट चल रहा होगा और उस टेस्ट में रेखा के भाई ने टॉप किया होगा। देखिए रेखा के भाई ने क्लास को कल टॉप किया था, ये परेसिव केस का एग्जाम्पल, इसको हम नॉर्मली जेनिटिव केस भी कहते हैं। अब अगर यहां पर रेखा के स्थान पर कोई नॉन लिविंग थिंग होता, अगर रेखा के स्थान पर कोई नॉन लिविंग थिंग होता तो हम यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, फिर क्या करते, चलिए अगले सेंटेंस में देख लेंगे। अगर हमको किसी सेंटेंस में परेसिव केस को यूज करना है तो ये दो प्रकार से होता है, या तो अपोस्ट्रोफी एस या फिर हम पजेशन और ऑफ का यूज करेंगे। अब क्योंकि रेखा एक लिविंग थिंग है, ठीक है, रेखा एक लिविंग नाउन है, तो यहां पर मैंने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। और अगर हमको परेसिव केस में यूज करना ही है इसको, तो हम इसको इसी अवस्था में ही यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, रेखास ब्रदर, और उसका मीनिंग होगा का की के। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं।
हु हैज ब्रोकन द लेग ऑफ दिस चेयर, हु हैज ब्रोकन द लेग ऑफ दिस चेयर, यह भी एग्जाम्पल हमारा परेसिव केस का ही है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हु हैज ब्रोकन द लेग ऑफ दिस चेयर, द लेग ऑफ दिस चेयर, चेयर हमारी नॉन लिविंग थिंग है, हम यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां पर द लेग ऑफ और परेशन हमने यूज किया है दिस चेयर। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हमको सेंटेंस में यूज करनी पड़ जाए तो हमको वो इसी अवस्था में यूज करनी चाहिए, ठीक है गाइस। लास्ट एग्जांपल है मोहन, कोमा लगाया है, गो देयर। हमने लास्ट केस बताया था आपको वोकेटिव केस, जिसको हम नॉर्मली कॉलिंग केस भी कहते हैं। वोकेटिव केस किसी पर्सन का ध्यान अटेंशन करने के लिए, किसी पर्सन को बुलाने के लिए, किसी पर्सन को इंगित करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा है मोहन कोमा गो देयर, मोहन का हमने कोमा लगाया है, तो यहाँ पे मोहन जो हमारे एग्जाम्पल है वो वोकेटिव केस का है। साथियों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर भी करना ना भूले। जय हिंद।